नमस्कार। IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया स्पेशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टॉप न्यूज के साथ। आपको बता दें, दिल्ली पहुंचे हैं एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है मुलाकात। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर एनडीए की होगी बैठक। इसके बाद उपराष्ट्रपति के नाम पर विचार करेगा विपक्ष। वोटर अधिकार यात्रा रफीगंज से गयाजी में पहुंची है। वहीं संसद में शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा पर चर्चा की गई है। इसके बाद बात करेंगे, सीईसी के खिलाफ महाभियोग ला सकता है विपक्ष। ग्वालियर में एक बार फिर से सड़क धंसने का मामला सामने आया है। तो वहीं वॉर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 3 दिन में धमाकेदार कमाई की है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है और कई रास्ते इस दौरान बंद हो गए हैं। चलिए बढ़ेंगे खबर की ओर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट होंगे। भाजपा संसदीय दल की बैठक में उनका नाम तय हुआ है। मीटिंग के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया है। राधाकृष्णन 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। उसी दिन काउंटिंग भी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई की रात अचानक इस्तीफा देने की वजह से किया जा रहा है। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। आपको बता दें, सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पन्नुस्वामी राधाकृष्णन है। 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपर में जन्मे राधाकृष्ण ने बीबीए की पढ़ाई की है। वे 16 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गए थे और 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी वे बने थे और 1998 और 1999 में कोयम्बटूर सीट से सांसद बने थे। ओबीसी कैटेगरी से आने वाले राधाकृष्णन 2004 से 2007 तक तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। इस पद पर रहते हुए उन्होंने 19,000 किलोमीटर की यात्रा निकाली थी। उनकी खेलों में रुचि है और वे कॉलेज में टेबल टेनिस चैंपियन रहे थे। वे 20 से ज्यादा देशों की यात्रा भी कर चुके हैं। 2020 से 2022 तक वे भाजपा के केरल प्रभारी रहे। राधाकृष्णन जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इससे पहले वे झारखंड के राज्यपाल थे और तेलंगाना व पांडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार भी उन्होंने संभाला हुआ था। राधाकृष्णन के चेयरमैन रहते कॉयर निर्यात का रिकॉर्ड बना है। वहीं 2004 में वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में शामिल हुए और ताइवान गए। पहले संसदीय दल के सदस्य भी रहे। 2016 में उन्हें कोच्चि स्थिर कॉयर बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। उनके कार्यकाल में भारत का कॉयर निर्यात रिकॉर्ड 2532 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। कॉलेज में टेबल टेनिस चैंपियन रहे। 20 से ज्यादा देशों की यात्रा। राधाकृष्णन की खेलों में भी गहरी रुचि है। कॉलेजों में वे टेबल टेनिस चैंपियन और लंबी दौड़ के रनर थे। उन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल काफी पसंद था। वे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान, चीन, सिंगापुर समेत 20 से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुके हैं। वहीं विपक्ष चुनाव आयुक्त यानी सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार कई विपक्षी दल इस बात पर मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष के लगातार विरोध के बीच चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की संभावना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर पार्टी के भीतर अभी तक कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो नियमों के अनुसार कांग्रेस महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। भारतीय चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि उस पर लगाए गए जो भी वोट चोरी जैसे आरोप हैं, वो झूठे आरोपों से ना तो आयोग डरता है और ना ही मतदाता। आयोग ने लोगों से अपील की कि वे संविधान में मिले अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हर हाल में मतदान करें। साथ ही कहा कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण चुनाव आयोग ही करता है और उसकी नजर में ना कोई पक्ष है और ना विपक्ष है, सभी समकक्ष हैं। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने खुला मोर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक 4 महीने पहले चुनाव आयोग ने राज्य की मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया है।
जिसके विपक्षी दल कड़ा विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे पर संसद के मानसून सत्र में भी बहस छिड़ गई है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का मकसद केवल ये सुनिश्चित करना है कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो और सभी संदिग्ध या अपात्र व्यक्तियों के नाम सूची से हटाए जाए। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इस कदम से दस्तावेजों की कमी के कारण करोड़ों पात्र मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लामबंद विपक्ष ने सीसी के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारियां की जा रही हैं। एसआईआर सरल शब्दों में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ वोट अधिकार यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी का काफिला औरंगाबाद के गयाजी पहुंच गया। काफिला फिलहाल गयाजी के डबूर में रुका है। बीते दिनों राहुल गांधी औरंगाबाद के देव पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। देव सूर्य मंदिर में राहुल गांधी ने पूजा की। दंडवत द्वार से राहुल गांधी मंदिर के अंदर गए, गर्भगृह में पहुंचे, हाथों में फूल लेकर संकल्प किया, फिर पूजा की, भगवान के आगे माथा टेका। करीब 5 मिनट बाद गर्भगृह से बाहर निकले तो ललाट पर तिलक, गले में माला और कंधे पर गुलाबी चुनरी थी। उनके बाद उन्होंने जल चढ़ाकर मंदिर की परिक्रमा की और गर्भगृह के बाहर लगे बड़े से घंटे को बचाया और पुजारी से मंदिर का इतिहास भी इस दौरान उन्होंने जाना। इस दौरान तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी भी साथ में मौजूद रहे और उन्होंने भी पूजा की। मंदिर में पूजा परिक्रमा करने के बाद राहुल दंडवत द्वार से बाहर निकले और उनका काफिला रफीगंज के लिए रवाना हो गया। किसानों से नहीं हुई मुलाकात। इससे पहले सुबह करीब 8 बजे राहुल गांधी का काफिला औरंगाबाद के अंबा होते हुए देव के लिए निकला था। राहुल गांधी का काफिला न अंबा चौक पर रुका, न उन्होंने किसानों से मुलाकात की। इसे लेकर कुटुंबा प्रखंड क्षेत्र के अंबा में राहुल गांधी की समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। बभंडी जी और विश्राम गृह से 2 किलोमीटर की दूरी पर सतबहिनी मंदिर के पास से भी कांग्रेस का काफिला सीधे ही निकल गया, जबकि पार्टी के कार्यकर्ताओं के अनुसार मंदिर पर रुकने की बात बताई जा रही थी। कार्यकर्ता माला लेकर राहुल गांधी का इंतजार ही करते रह गए। इधर बाजार की चौक पर सभा होनी थी, यहां भी काफिला चंद सेकंड के लिए भी नहीं रुका। दोनों जगह राहुल के फैंस नाराज हुए और वापस हो गए। वहीं भारतमाला परियोजना के प्रभावित किसानों की टीम राहुल गांधी से मिलने विश्राम स्थल पर पहुंची थी, लेकिन राहुल गांधी उनसे भी नहीं मिले। किसान इंतजार करते रह गए। वोट अधिकार यात्रा का दूसरा दिन की यदि हम बात करें तो राहुल गांधी का काफिला औरंगाबाद से गयाजी पहुंचा। औरंगाबाद के देव में राहुल गांधी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और देव सूर्य मंदिर में राहुल गांधी ने पूजा अर्चना की। शेयर बाजार में आज जोरदार तेजी देखी जा रही है। सेंसेक्स आज शुरुआती कारोबार में 1100 अंक तक उछल गया है। वहीं निफ्टी 50 में भी 300 अंकों से ज्यादा की तेजी आई है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जोरदार खरीदारी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर जीएसटी ढांचे में बदलाव करने और जीएसटी दरों को घटाने के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट में जोश भर दिया है। प्रधानमंत्री ने इस साल दीपावली तक जीएसटी रिफॉर्म पेश करने की बात कही। ऐसा होने पर आम लोगों और छोटे कारोबारियों पर टैक्स का बोझ कम हो जाएगा और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें भी सस्ती होंगी। आज शेयर बाजार खुलते ही बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 5.77 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया और बीएसई सेंसेक्स बाजार खुलने से कुछ देर बाद 1100 पॉइंट यानी 1.13% की तेजी के साथ 81,765 तक पहुंच गया। निफ्टी में भी 310 अंकों तक तेजी आई है। आपको बता दें, सोमवार के शुरुआती कारोबार में ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 3.6% उछल गया, जबकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स 2.7% चढ़ा। निफ्टी बैंक 1.2% और प्राइवेट बैंक इंडेक्स 1.4% ऊपर रहा। एफएमसीजी और रियल्टी सेक्टर लगभग स्थिर रहे। दूसरी ओर आईटी और फार्मा शेयर शुरुआती कारोबार में थोड़े कमजोर रहे। हीरो मोटरकॉर्प, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स जैसे ऑटोमोबाइल दिग्गजों के शेयर 8% तक उछल गए हैं। यह तेजी एंट्री लेवल 2 व्हीलर्स, कॉम्पैक्ट कार्स और हाइब्रिड वाहनों पर जीएसटी में संभावित कटौती की खबरों के बाद आई। हीरो मोटोकॉर्प ने
निफ्टी गेनर्स की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया और इसके शेयरों में 8% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। वही खबर ग्वालियर से सामने आ रही है, जहां एक बार फिर सड़क धंसने की खबर सामने आई है। सड़क में हुए गड्ढे में फंसा रेत से भरा हुआ डंपर, सड़क में 6 फीट गहरा गड्ढा हो गया। 2 क्रेनों की मदद से डंपर को बाहर निकाला गया। सागरताल मेन रोड की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर ग्वालियर में लगातार सड़कें धंस रही हैं। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें, खबर ग्वालियर से है, जहां प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कें धंसने की खबरें सामने आ रही हैं और एक बार फिर ऐसी ही खबर सामने आई है, जहां पर एक बार फिर सड़क धंस गई है। सड़क में हुए गड्ढे में रेत से भरा हुआ डंपर फंस गया। सड़क में इस दौरान 6 फीट गहरा गड्ढा हो गया। 2 क्रेनों की मदद से डंपर को कड़ी मशक्कत कर रोड से निकाला गया। सागरताल मेन रोड की सड़क की घटना बताई जा रही है। ग्वालियर में लगातार सड़कें धंस रही हैं और ग्वालियर के बाहोड़ापुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां सड़क धंसने से रेत से भरा डंपर पलटते पलटते बच गया और वहीं यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका फुटेज भी सामने आया है। सूरजपुर से है, जहां ससुराल में दामाद के बीच सड़क पर जमकर पिटाई की गई। पत्नी को लेने आया हुआ था पति और विवाद के बाद जमकर हंगामा हुआ। ससुर, पत्नी और सास ने मिलकर दामाद को बेरहमी से पीटा। वहीं सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखा दामाद पिलर के सहारे खुद को बचाते हुए नजर आ रहा है और ससुर लगातार दामाद पर मुक्कों से वार करता हुआ नजर आया। मामले में दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़का पारा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें, सूरजपुर से एक खबर सामने आई है, जहां ससुराल में दामाद की बीच सड़क पर जमकर पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि युवक पत्नी को लेने ससुराल आया हुआ था और इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद देखते ही देखते जोरदार हंगामे में तब्दील हो गया। इस दौरान ससुर, पत्नी और सास ने मिलकर दामाद को बुरी तरह से पीट दिया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का किसी की ओर से वीडियो बना लिया गया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दामाद पिलर के सहारे खुद को बचाता हुआ नजर आ रहा है और इस दौरान ससुर दामाद पर लगातार मुक्कों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मामले में दोनों पक्षों की ओर से संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़का पारा का यह मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। फेमस भारतीय कॉमेडियन जाकिर खान ने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में नया कमाल कर दिखाया है। जी हां, जाकिर खान पहले ऐसे भारतीय कॉमेडियन हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में परफॉर्म किया, तो वहीं कई ऐसे भारतीय कॉमेडियन हैं जिन्होंने विदेशों में कॉमेडी का तड़का लगाया। कपिल शर्मा इन दिनों द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सीजन 2 को लेकर सुर्खियों में है। वहीं रुक करेंगे उज्जैन की ओर, जहां पर राशि ठाट बाट के साथ महाकाल की सवारी निकाली जा रही है। चिरंजीवी यादव जो कंधा दिया, ये बहुत ही गौरव का विषय है। उन्होंने पाली पीढ़ी को कंधा दिया, ये बहुत ही गौरव का विषय समय है कि जब नई पीढ़ी संस्कृति परंपराओं का निर्वहन कर रही है और ये शुभ संकेत संस्कृति और परंपराओं का निर्वहन भारतवर्ष की और ये शुभ संकेत है। शास्त्र पुरानी परंपराओं के निर्वहन के और क्रम को दुगुणित करते हुए शास्त्र पुरानी परंपराओं के निर्वहन के और क्रम को दुगुणित करते हुए जय महाकाल, जय श्री महाकाल का उपदेश महाकाल महाराज कृपा करें। जय महाकाल, जय श्री महाकाल का उपदेश महाकाल महाराज कृपा करें। इस भाव के साथ मंदिर प्रांगण से बाहर आ चुकी, तैयारी हो चुकी है। पालकी को महाराज को सलामी देने की तैयारी हो चुकी है। पालकी को महाराज को सलामी देने की जब जाती है ठीक उसी प्रकार सलामी जाएगी। राजा को सलामी दी जाती है, ठीक उसी प्रकार सलामी दी जाएगी। आज समय प्रबंधन का वाकई सबसे श्रेष्ठ उदाहरण समय प्रबंधन में देखने को मिला। सबसे श्रेष्ठ संपूर्ण काल के नियंता देखने को मिला। महाराज जब पालकी में संपूर्ण काल के नियंता महाराज जब
विशेष था। राजन उसी समय की तैयारी में थे महोदय। 5 प्रदेश के मुखिया जी उसी समय बड़ी बात है। पुष्पों की वर्षा प्रदेश के मुखिया के माध्यम से बहुत बड़ी बात है। पुष्पों की वर्षा जहां से के माध्यम से आप ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा दृश्य है। जहां से पार्लियामेंट टीम के आप ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा दृश्य है। पुष्प श्रद्धालुओं के द्वारा सजाया गया है। हमने देखा ये पुष्प श्रद्धालुओं के द्वारा भेंट किए गए थे। पुष्पों की वर्षा आज लिली का पुष्प गई दिखाए जाएंगे, लेकिन इसका पुष्प सवारी कौन से दिखाए जाएंगे, से ज्यादा काउंटर से दोनों ने इकट्ठा कौन से आए थे पूरे शहर में। मां श्री महाकालेश्वर सभी ने इकट्ठा कर पूरी प्रशंसा करनी होगी। मां श्री महाकालेश्वर को बहुत अच्छा पूरी प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने इस कार्य को बहुत अच्छा मंदिर प्रांगण से संपादित किया। बाहर की ओर पालकी मंदिर प्रांगण से प्रदेश के कोने से आए हुए हजारों श्रद्धालु इस समय सवारी मार्ग प्रदेश के कोने से आए हुए हजारों श्रद्धालु इस समय सवारी मार्ग व्रत छपाल और जो आज को देखना व्रत छपाल और जो जानने वाले बच्चे हैं ऐसे माता को देखना चाहते, श्रद्धालुओं को नहीं देखना चाहते हैं, ऐसे माता पिता श्रद्धालुओं को जो नहीं आ सके सवारी का आनंद ले सकते भोलेनाथ की भक्ति में है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 3 दिन के अंदर ही धमाकेदार कमाई कर डाली है। साल 2016 में आई हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिलते दिख रहा है। कियारा एडवाणी, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म थिएटर में तो हलचल मचा ही रही है, लेकिन इसके ओटीटी रिलीज पर भी जबरदस्त सस्पेंस बना हुआ है। फैंस ये जानने को उत्सुक हैं कि यशराज स्पाई यूनिवर्स की ये फिल्म ओटीटी पर कब दस्तक देने वाली है। वॉर 2 की ओटीटी रिलीज को लेकर बज़ बना हुआ है। इस बीच लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म दिवाली के आसपास ओटीटी पर रिलीज हो सकती है। बिजनेस टुडे और इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार वॉर 2 नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। आमतौर पर फिल्म की थिएटर रिलीज के बाद इसे ओटीटी पर लाने में लगभग 8 हफ्तों यानी 2 महीनों का समय लग सकता है, जिसके हिसाब से फिल्म दिवाली के आसपास ओटीटी पर आएगी। हालांकि अभी तक ओटीटी रिलीज डेट का खुलासा नहीं किया गया है। आपको बता दें 14 अगस्त को रिलीज हुई वॉर 2 ने ठीक ठाक ओपनिंग की थी। फिल्म में इंडिपेंडेंस डे के मौके पर रिलीज होने का जबरदस्त फायदा मिलते दिख रहा है। अयान मुखर्जी की ओर से निर्देशित फिल्म ने 3 दिन के अंदर देश भर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि दुनिया भर में कमाई का आंकड़ा 200 करोड़ के पार पहुंच गया है। 52 करोड़ के साथ दमदार ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन 57 करोड़ और फिर तीसरे और चौथे दिन 33 करोड़ की अच्छी कमाई की। इसके साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 176 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है। वहीं 3 दिन के आंकड़ों के अनुसार वर्ल्ड वाइड वॉर 2 ने 215 करोड़ का कलेक्शन दर्ज किया है। अभी दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर चौथे दिन की कमाई के आंकड़े हालांकि नहीं आए हैं। चलिए रुक करेंगे उज्जैन की ओर, जहां बाबा महाकाल की राजसी सवारी निकाली जा रही है। आगे आगे अगवानी के माध्यम से अपने कुछ और भक्तगणों का दल और अपने आराध्य के प्रति उन्नत मस्तक और अपने आराध्य के प्रति उन्नत मस्तक। एक बार फिर मंदिर प्रांगण से आगे बढ़े, पालकी दिखाई दे रही है। एक बार फिर मंदिर प्रांगण का दृश्य जहां पालकी दिखाई दे रही है। सीधा प्रसारण श्री महाकाल भक्ति चैनल के माध्यम से और सवारी मार्ग का सीधा प्रसारण श्री महाकाल भक्ति चैनल के माध्यम से और सवारी मार्ग का ये दृश्य है। फिर जय श्री महाकाल का उद्घोष, फिर जय श्री महाकाल का उद्घोष। पालकी मंदिर प्रांगण से आगे की ओर सलामी दे दी गई है। आगे की ओर बढ़ते हुए सलामी दे दी गई है। आगे की ओर बढ़ते हुए बहुत ही अच्छा दृश्य समय, बहुत ही अच्छा दृश्य समय। और आज हमारी कैमरामैन टीम के भी हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि लगभग और आज हमारी संख्या ज्यादा है, इसलिए भी जूझना पड़ा, लेकिन हमारा प्रयास कि हम बहुत ही अच्छा प्रसारण इसलिए भी जूझना पड़ा, लेकिन हमारा प्रयास कि हम बहुत ही अच्छा प्रसारण। कैमरामैन टीम श्री महाकाल भक्ति चैनल की पूरी टीम इस समय तैनात। इसके लिए हमारी पूरी कैमरामैन टीम 90 से ज्यादा तैनात पूरे सवारी मार्ग पर, लगभग 90 से ज्यादा ड्रोन के माध्यम से सवारी मार्ग पर और आगे 16 से ज्यादा ड्रोन के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। जय श्री महाकाल। एक बार
फिर से महाकाल भक्ति चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। फिर से महाकाल भक्ति चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। राज्य सरकार महाकालेश्वर के लिए आज चल रहे हैं। राज्य सरकार ने हारमोनी के कंधों पर रहे हैं। भगवान महाकालेश्वर ने कावड़ों की राजकुमार किया। भगवान महाकालेश्वर की उनके चाली को विराजमान किया। जो पालकी के साथ चल रहा है, चाली का आकर्षक और साथ स्वरूप भगवान महाकालेश्वर का है। आकर्षक और भव्य दयालु करुणा का भाव लेकर भगवान महाकालेश्वर पालकी में विराजमान करुणा का भाव लेकर भगवान महाकालेश्वर पालकी में विराजमान पीछे सवारी और भक्त भी गलियों में सवारों में छज्जों में पीछे सवारी मार्ग पर गलियों में चौबारों में छज्जों में सभी इंतजार और उनके दर्शन कर भगवान महाकालेश्वर के बीच ठीक 4 बजे और उनके दर्शन कर महाकालेश्वर की हो जाए। ठीक 4 बजे भगवान महाकालेश्वर की पालकी कोटि तीर्थ के पास 4 बजे भगवान महाकालेश्वर की पालकी मुख्य कोटि तीर्थ के पास सभा मंडप से निकली। पालकी मुख्य प्रवेश द्वार पर जैसे ही भगवान महाकालेश्वर की पालकी पहुंची, जब भगवान महाकालेश्वर एक परंपरा के बीच पधारते हैं कि जब भगवान महाकालेश्वर अपने भक्तों के बीच पधारते हैं तो उनके स्वागत के लिए उन्हें अभिनंदन के लिए करता है। हर कोई अपनी सेवा में चरणों में समर्पित करता है। पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्था कर ली गई है। महाकालेश्वर के नगर सवारी मार्ग पर व्यवस्था बनाकर वे भगवान महाकालेश्वर के नगर भ्रमण की तैयारी कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मुखिया मंशा थी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा थी कि हर सवारी में कुछ न कुछ नवाचार किया जाए और उन्हीं की मंशा और उनकी इच्छा अनुसार भगवान महाकालेश्वर की सवारी में हर बार कोई न कोई नवाचार किया गया है। इस बार भी एक बहुत ही आकर्षक नवाचार किया गया है। एक तरफ जनजातीय कलाकार अपने लोक कला के माध्यम से भगवान के चरणों में अपनी प्रस्तुति लोक नृत्य की लोक कला की दे रहे हैं। दूसरी ओर हेलीकॉप्टर के द्वारा ड्रोन के द्वारा भगवान महाकालेश्वर की पालकी पर पुष्प उनके सवारी पर नगर भ्रमण पर भगवान पुष्प वर्षा की जा रही है। समय हाथी पर भगवान महेश का मन स्वरूप इस समय डोलते हुए दिखाई दे रहा है और अपने भक्तों के बीच पधार रहे हैं। जब भगवान महाकालेश्वर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पधारते हैं तो चारों तरफ आनंद का उत्सव होता है। अपनी इस कहने की अवंतिका की नगरी उत्सव के लिए अपनी इस गरिमा में आनंदमय उत्सव के लिए जानी जाती है। न केवल प्रदेश में बल्कि हर तरफ पूरे विश्व में जानी जाती है। बिखरने लगता है हर तरफ भगवान महाकालेश्वर रंग बिखरने लगता है। और जब भगवान महाकालेश्वर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और अगर रंग की बात करें कि ये रंग कौन सा होता है तो आज सवारी मार्ग पर आस्था का रंग है, आज भक्ति का रंग है, आज परंपरा का रंग है, आज संस्कृति का रंग है और आज भगवान और भक्त के बीच पवित्र संबंध का रंग भक्त इस अवंतिका नगरी में बिखरा हुआ है। भक्त इतने मतवाले हो जाते हैं कि अपने हाथ ऊंचे करके हर हर महादेव का जयकार लगाते हैं और भगवान महाकालेश्वर के जयकार लगाकर ओम शिवाय का जयकार जय श्री महाकाल जयकार करके आतुरी अवंतिका नगरी को शिवमय बना रहे हैं। जब भगवान महाकालेश्वर की पालकी निकलती है उज्जैन चारों तरफ में भयूं सुनाई देती है। जय हो बाबा महाकाल, उज्जैन में आनंद भयो, जय हो बाबा महाकाल की आ रही है पालकी और जय हो बाबा महाकाल की। इस गूंज के साथ अवंतिका नगरी आनंद मग्न और भाव मग्न हो रही है। भगवान महाकालेश्वर की पालकी जब हमारा बीच जाती है तो हर कोई उन्हें खुश। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर रविवार की सुबह 6 बजे ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें चेहरे ढके हैं और हेलमेट पहने 2 युवक दिखाई दे रहे हैं। वे भागते हुए आते हैं और एल्विश के घर पर 24 गोलियां चलाते दिखाई दे रहे हैं। ये गोलियां एल्विश के घर की बालकनी, दीवारों और खिड़की और दरवाजों पर लगी। जिस वक्त फायरिंग हुई घर में एल्विश नहीं थे। उनकी मां सुषमा यादव और केयरटेकर घर पर थी। हालांकि घर के भीतर होने की वजह से उनकी जान बच गई। फायरिंग का पता चलते ही गुरुग्राम पुलिस की टीमें तुरंत एल्विश के घर पहुंची और गोलियों के खोल जब्त कर जांच शुरू कर दी है। एल्विश के घर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में गैंगस्टर नीरज फरीदपुर और भाऊ रोटियाल ने कहा कि एल्विश ने बैटिंग ऐप प्रमोट कर कई घर बर्बाद किए, इसके लिए उस पर फायरिंग की गई। इसके बाद एल्विश के परिवार को पुलिस सुरक्षा दी गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में भाऊ गैंग ने लिखा, आज जो एल्विश यादव के घर गोली चली है वह नीरज फरीदपुर और भाऊ रिटोलिया ने चलवाई है। इसको हमने अपना परिचय दिया है।
स्टेट सट्टे का प्रमोशन कर इसने कई घर बर्बाद किए हैं। सोशल मीडिया के कीड़ों को वार्निंग की है कि जो सट्टे का प्रमोशन करते मिल गया उसके पास गोली या कॉल कभी भी आ सकता है। सोशल मीडिया स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए आई नीड 24 के साथ। नमस्कार।